जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना ज्यादा मेरे में? नहीं नहीं नहीं। परफेक्ट। अर्चना मैम। यस सर। अर्चना मैम, अगर आपने आज इन्वेंशन फाइल किया है, यानी आपने आज प्रोविजनल फाइल की है या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, और आज से पहले वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी नहीं है, पब्लिक डोमेन इन द सेंस लिटरेचर रिव्यू में ना रिसर्च पेपर में अवेलेबल है, ना वो चीज कोई पेटेंट में अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं कि पेटेंटेड लिटरेचर में भी नहीं है, नॉन पेटेंटेड लिटरेचर में भी नहीं है, अब फिर भी वो चीज कहीं पर बेच दी गई है, यानी उसके पास एक प्रूफ ऐसा है कि कहीं पर उस चीज को बेचा गया है, तो क्या उसके बेसिस पे आपका इन्वेंशन खारिज हो सकता है कि नहीं? यस और नो? यस। परफेक्ट। तो सिर्फ पेटेंटेड लिटरेचर या नॉन पेटेंटेड लिटरेचर, वो दोनों चीज ही ऐसी नहीं है कि जो हमारे इन्वेंशन को इनवैलिड करती है। हमारे इन्वेंशन को इनवैलिड करने के लिए अगर वो चीज पहले कहीं पर यूज भी की गई है या फिर उसको कॉमर्शलाइज किया गया है, तो वो प्रायर यूज भी हमें एंटीसिपेट करेगा और हमारे इन्वेंशन को होने से रोकेगा। अखिल सर, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय सर हिंद सर। बढ़िया। बढ़िया सर बढ़िया। जी। अखिल सर, पीसीटी जो है, पीसीटी, उसकी टाइमलाइन आपको याद है अभी तक? सेक्शन 7 में आती है वैसे, मगर हाँ आप सर। पुराने वाले हैं तो प्लीज एलोबरेट। सर पहले तो क्या बोलते हैं, फाइलिंग है उसमें 12 मंथ्स का। अ, परफेक्ट। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन वगैरह है 18 मंथ्स में, ISR वगैरह। फिर हम्म। 21 या 22 मंथ्स में एग्जामिनेशन का है, वो ऑप्शनल होता है। और फिर उसके बाद वो PCT नेशनल फेज में आ जाता है 30 या 31 मंथ्स में। परफेक्ट। सर यही यही याद है मुझे, तो इसमें देखना पड़ेगा। सर, आपने कहा उसमें से पहले आपने कहा पेटेंट फाइलिंग 12 महीने में, हाँ। इंटरनेशनल फाइलिंग। हाँ फिर सर। आपने आईएसआर की बात की, 16वें महीने तक यस। आईएसआर आपके पास आ जाएगा, उसकी हाँ डेडलाइन सर। सेक्शन 7 में है। वो एकदम ठीक सही है। है सर। हम्म। फिर आपने कहा 18 मंथ पे पब्लिकेशन। यस सर। फिर आपने कहा 22nd मंथ पे इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। हाँ। एंड लास्ट में आपने कहा 28 मंथ तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा, एंड 30 या 31 मंथ तक हम नेशनल नेशनल। फेज में एंट्री कर सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिए। थैंक यू श्वेता मैडम। यस सर। गुड जी इवनिंग सर। श्वेत, गुड इवनिंग मैडम। आप तो डील करते हैं ना पेटेंट के साथ? यस सर। ओके। तो मैडम आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय, एक एग्जांपल की तरह, ऐसे ही सभी लोग नए नए हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय एफटीओ सर्च, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च? सर, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च इज बेसिकली वेनेवर जब भी हमें कोई प्रोसेस दिया जाता है चेक करने के लिए, तो हम उसका ओवरऑल प्रायर आर्ट सर्च करते हैं। और अगर हमें वो पूरा कहीं पे डिस्क्लोज्ड मिल जाता है, मतलब किसी भी प्रायर आर्ट में पूरी की पूरी जो भी उन्होंने हमें प्रोसेस दी है, वो एग्जैक्ट प्रोसेस अगर हमें मिल जाता है, तो इट गिव्स अस अ फ्रीडम टू ऑपरेट बिकॉज वो कम्प्लीटली प्रायर आर्ट में डिस्क्लोज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए, तो अब मैंने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। 10 बज चुके हैं, वी विल स्टार्ट अवर सेशन। एक हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट है आंसर करने के लिए। एक ही आंसर सही है, उसी को आपको टिक करना होगा। पोल आपके सामने आता हुआ। 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट है, आराम से आंसर दीजिएगा। सही आंसर उसके अंदर अवेलेबल ही है। सभी को దగ్గర पोल రావాలన్నమాట पोल पोल दिखाई दे रहे हैं सभी को? यस सर। परफेक्ट। रजत दा आप शाइवनी मैम, अच्छा are you able to see the polls? There are few यस सर questions in it. Try to यस सर answer it by your common sense. ओके ओके Okay, ma'am. श्योर। Everyone need to answer the questions asked in the poll till 10:10 p.m. After that, we will discuss the correct answers. So please participate in poll quiz. Is there anyone
Who is not able to see this poll or quiz? कोई है ऐसा जिनको पोल या क्विज नहीं दिखाई दे रही है? पोल 10 बज के 10 मिनट तक रहेंगे, and then we will discuss the correct answer, and then session will progress. Those who are new, please try to give any answer, try to tick any answer, irrespective whether it is correct or not. It's last minute for this quiz, and then we will discuss about the correct answer of it.
स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कैसे होगा? आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट द आंसर फॉर द लास्ट वन। आपको स्क्रॉल अप यानी आपको उंगली से ही करना पड़ेगा ना। आप कहाँ पर पीसी में कर रहे हैं या टैबलेट पे कर रही हूँ। हाँ, ऑप्शन तो टैबलेट पे एक राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन बार ही आएगा, स्लाइडिंग बार जैसे आता है ना। वंस यू क्लिक एट द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोल, you will see that particular bar. Anyways, ma'am, it's over. Time is over. I'm sharing the results. I hope. And correct answers are also indicated in front of you, I think. नहीं, Correct? मैं लास्ट वाला दे ही नहीं पाई है। वो कोई अदरवाइज बात मैं नहीं मैडम, we will dis okay. चलो स्टॉप शेयरिंग करते हैं and let's discuss the answer. Is my screen visible to everyone? Yes. So please just माँ एक ज मिनिट आवे हो माँ। Here is the first question. What it says? Assertion. An invention under the Patent Act must involve an inventive step. What it means कि इन्वेंशन की जो भी डेफिनेशन दी गई है वो उसमें इन्वेंशन की डेफिनेशन में इन्वेंशन स्टेप आता है। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इन्वेंशन की डेफिनेशन क्या है ज्योति मैम? इन्वेंशन डेफिनेशन यही है 2(1)J में जो दिया हुआ है। डिफाइंस इन्वेंशन एज अ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेटिव स्टेप इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। हाँ, तो इन्वेंशन की डेफिनेशन है कि न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस होना चाहिए, नया होना चाहिए, बट क्या दो ही चीज में हो सकता है, प्रोडक्ट या प्रोसेस। सेकंड थिंग, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए उसके अंदर। एंड थर्ड थिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल होना चाहिए। करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एसरसन जो दिया गया स्टेटमेंट, एन इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप, यानी इन्वेंशन के अंदर इन्वेंटिव स्टेप रहेगा ही। दैट इज करेक्ट, एसरसन करेक्ट है। अब रीजन को पढ़ते हैं। एसरसन यानी आप दावा कर रहे हो, यू आर असर्टिंग समथिंग, और उसका रीजन है क्यों? बिकॉज सेक्शन 2(1)J defines an invention as a new product oblique process involving an inventive step and industrial applicability। तो रीजन तो पूरी डेफिनेशन बता रहा है और उसमें सेक्शन भी सही कोट किया गया है। इट मींस जो एसर्शन है वो भी सही है, जो रीजन है वो भी सही है, और एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन। इसीलिए आंसर आएगा यहां पर ए। अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। आई थिंक नो डाउट, एंड explanation is also mentioned here. Let's discuss second question. Assertion, a new invention, नया invention must not be a part of the state of the art. अभी तक जो भी चीजें हो चुकी है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट। इस स्टेट के लिए सारी आर्ट्स कही जाती है उसे, उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू स्टेटमेंट, एसर्शन सही है कि नया इन्वेंशन उसे ही कहेंगे जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं हो, अब तक उसका प्रायर यूज ना किया गया हो, यानी जिस दिन फाइलिंग हुई उससे पहले प्रायर यूज ना किया गया हो। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो एसर्शन सही है
कि अ न्यू इन्वेंशन मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। रीजन, सेक्शन 21L defines a new invention as one not anticipated by global publication or used before filing। रीजन कहता है कि 21L में पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है, न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन, और वो डिफाइन करता है कि वो एंटिसिपेट नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिकेशन से, या फिर वो यूज नहीं होना चाहिए फाइलिंग की डेट से पहले। तो रीजन भी सही है, इसी तरीके से नए इन्वेंशन को लिखा गया है 21L में, और एसर्शन भी सही है, इसीलिए कहा जाएगा कि एसर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो वही आंसर आएगा यहां पर भी ए। सो दोनों जगह पर ए आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन नाउ, assertion, an inventive step requires technical advancement or economical significance। इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या थी वो डेफिनेशन गंगाधर सर? Sir, having technical advancement or economical and sir, and non-obvious to the person skill in the art. परफेक्ट। तो एसर्शन तो करेक्ट है, क्योंकि इन्वेंटिव स्टेप के अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस चाहिए। अब रीजन देखते हैं क्यों चाहिए। बिकॉज सेक्शन 21JA डिफाइंस एन इन्वेंटिव स्टेप। सही बात है, 21JA डिफाइन करता है इन्वेंटिव स्टेप को एज अ फीचर मेकिंग द इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एज अ फीचर मेकिंग द इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस, इन्वेंशन को नॉन ऑब्वियस बनाने के लिए डिफाइन करता है क्या इन्वेंटिव स्टेप? नहीं है, ये गलत है। वहां पर लिखा गया है कि आइदर टेक्निकली एडवांस और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। जो पर्सन स्किल्ड है आर्ट में उसको नॉन ऑब्वियस लगना चाहिए, वो नॉन ऑब्वियस बना नहीं रहा है। तो रीजन आधा सही है, आधा स्टेटमेंट गलत है, इसी वजह से रीजन गलत है, एसर्शन सही है। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ए इज ट्रू but R is false. Let's see whether that answer is mentioned here or not. Okay, here it is B. तो मैंने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, बिकॉज लिखा है सेक्शन 21JA डिफाइंस एन इन्वेंटिव स्टेप्स एज अ फीचर मेकिंग द इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस। ओके, मैंने इसको इस तरीके से पढ़ा कि नॉन ऑब्वियस बनाने के लिए, मगर जो इसका मीनिंग है वो ये निकलता है कि नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, फीचर है, नॉन ऑब्वियस बनना चाहिए। दैट्स व्हाई दोनों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। किस तरीके से? क्योंकि 21JA में पूरी डेफिनेशन दी गई है जो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस और टेक्निकली एडवांस एंड नॉन ऑब्वियसनेस, ये तीनों कंडीशन को प्रूव करता है। बट जो रीजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है, इसलिए रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, बट एसर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। ये बात समझ में आई? अगर किसी को डाउट है यस सर, तो प्लीज समझ आई। कहिएगा। परफेक्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसे कहते हैं? हमें पहले सोचना है, हम किसे कहते हैं कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? मेड और यूज्ड इन इंडस्ट्री, उसे कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। एसर्शन कहा गया है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन implies
the invention can be mass produced. इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन करने के लिए केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहा जाता है? नहीं, मास प्रोड्यूस करने की बात नहीं है, वो इंडस्ट्री में बन सके या उसका यूज हो सके, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट। करेक्ट। रीजन देखते हैं। सेक्शन 21AC defines industrial applicability as the invention being usable in industry। ये चीज सही है। जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन हो, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इंडस्ट्री में यूज हो सके या फिर इंडस्ट्री में बन सके, वैसा होना चाहिए। तो बट रीजन है वो सही है, क्योंकि वो यूज करने की बात कर रहा है, यूज करने की बात कर रहा है। इंडस्ट्री में जो डेफिनेशन either used or made in industry, that is called capable of industrial application। so मेरी तरफ से assertion गलत है, रीजन सही है, और सही आंसर आएगा इसका डी, जो है A is false and R is true। let's see whether I am correct or not। yes it is। तो इससे काफी लोगों को अगर दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मास प्रोड्यूस हो सके उसके लिए कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखा गया है, तो वो डाउट क्लियर हुआ होगा। दैट्स व्हाई सच क्वेश्चन आंसर सेशंस आर रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। assertion a patent under the act is only granted for invention defined in section 21J। 21J किसकी डेफिनेशन देता है? इन्वेंशन की। हमने अभी देखा, तो वहां पर लिखा है कि ए पेटेंट अंडर द एक्ट इज ओनली ग्रांटेड, ग्रांटेड तभी होगा फॉर इन्वेंशन डिफाइंड इन सेक्शन 21J। अगर इन्वेंशन की डेफिनेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो ही पेटेंट ग्रांट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यानी देखिए पहले अगर मैं आई से लिख लें तो आई यानी इनोवेशन, न्यू होना चाहिए, फिर उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीनों चीज होगी तभी जाके पेटेंट ग्रांट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो सिर्फ 21J का सपोर्ट हम नहीं ले सकते हैं। अब दूसरी चीज दी गई है रीजन में, सेक्शन 21M, शायद ये नहीं चला है अभी तक, अभी चल जाएगा। आप उसमें देखिएगा वहां पर पेटेंट ग्रांट होने की बात की गई है। सेक्शन 21M defines a patent as a grant of any invention under this act। तो ये सही स्टेटमेंट है। शायद आपने ये एड्रेस नहीं किया गया होगा क्योंकि अभी तक नहीं चला है, आज चल जाएगा। सो सेक्शन 21M में ग्रांट की बात की गई है, एंड सेक्शन 21J वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है पेटेंटेबिलिटी के लिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसे इन्वेंशन कहा जाएगा। तो बस सर आपने इसी, फर्स्ट वाले असर्शन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया? पेटेंट अंडर दिस एक्ट हाँ इज ओनली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन डिफाइंड, जी, वो तो सही कह रहा है ना? दैट इज करेक्ट ना? नहीं मैडम, ग्रांट नहीं मिलेगी। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया का एक क्राइटेरिया हुआ वहां पर, इन्वेंशन इज अ वन पार्ट ऑफ इट, एक क्राइटेरिया नहीं कहूंगा, वन पार्ट ऑफ इट। बट उसी के साथ अगर आप नोवेल्टी को जोड़ेंगे जब, तब No, जाके no, वो that is कंप्लीट right. इंफॉर्मेशन बनेगा। No, that is correct. But then, see, a patent under this act is only granted for inventions defined in section 21J. तो 21J में जो भी वो बोल रहा है, अगर पेटेंट उस चीज को ओनली, बिलोंग करते तो यू विल गेट इट। हाँ नहीं होगा ना, उसके साथ में नोवेल्टी आएगी, उसके साथ में आपको और एक क्राइटेरिया देखना है कि वो कहीं पर प्रायर यूज नहीं हुआ है, पहले वो कहीं पर पहले डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जिसको मुझे और तो एक लगता जगह है पर ए इज डिफाइन द किया गया आंसर। है। ट्रू मैडम, आपको लग रहा है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मीन्स एसर्शन जो है ना, उसको आप ऐसे नहीं मान सकते कि इन्वेंशन को ही आप ग्रांटेड मान लीजिए, नहीं होगा।
आपको 21M की डेफिनेशन के साथ चलना पड़ेगा, जो ग्रांट के बारे में कहेगा। वहां पर पर्टिकुलर ग्रांट की बात की गई है 21M में, अभी आएगा सर बताएंगे आपको, फिर भी हम देखेंगे। बरोबर, अभी मेरा एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ इन्वेंशन को, एसर्शन को नहीं माना जाना चाहिए पेटेंट के लिए, ग्रांट के लिए। एंड 21M में डिफाइन किया गया है कि ग्रांट ऑफ द पेटेंट क्या होती है। यानी एसर्शन गलत है, रीजन सही है। यहां पर भी आंसर आ रहा है डी मेरी तरफ से। लेट सी वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। आंसर है यहाँ पर डी, ए इज फॉल्स। A patent is granted for invention under section 21J, but also subject to the exclusion of section 3 and 5। ये बात है कि section 3 और 5, 3 and 4 आएगा, 5 नहीं आएगा यहाँ पर, 5 तो omitted है। तो section 3 and 4 को आपको देखना पड़ेगा, वो अभी नहीं चला, इसलिए आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आपने सही सोचा है, बट R does not restrict to section 21J। आर में तो सिर्फ ग्रांट की बात की गई है, यानी रीजन सिर्फ ग्रांट के बारे में बता रहा है, इसीलिए रीजन सही है, एसर्शन गलत है। क्योंकि एसर्शन में और एक कंडीशन आती है कि सेक्शन 3 में जो बातें कही गई है वो भी पेटेंटेबल नहीं है। सिर्फ सेक्शन 21J ही पेटेंटेबल है ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस है कि जो सेक्शन 3 में आती है वो भी पेटेंटेबल नहीं है। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रू मैम, अब समझ में आई बात थोड़ी सी ज्योति मैम? नहीं तो ना ये जो तब तो ये क्वेश्चन आई डोंट नो, आई मीन क्वेश्चन इज काइंड ऑफ वेरी ट्विस्टेड हियर। देखो, अ पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशंस अंडर सेक्शन 21J, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट देन सिंस आई हैव नॉट स्टडीड 3 and 4, मतलब मैंने वहां ध्यान ही नहीं दिया था, सो आई गॉट कंफ्यूज। अगर मैंने 3 और 4 अगर पढ़ा होता तो माइट बी आई वुड हैव थॉट लिटिल डिफरेंटली, है ना? बस मैडम सही है। तो आपकी जो सोच थी वो सही थी, मेरे से भी सही थी। बट यहाँ पर आंसर ये है कि एसर्शन क्यों गलत है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि एसर्शन क्यों गलत है। Yep, हाँ, वेरी thank you. सिंपल। ओके, गंगाधर सर प्लीज आस्क। सर मेरे को ये पूछना है सर, जैसे आपने अभी तो ये तो क्लियर है सर कि जो 3 या 4 में जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो इन्वेंशन होगा वो पेटेंटेबल नहीं होगा, तो सारे इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है, दैट्स क्लियर। बट जो सर क्यों? 21J में आपने जो जो सर ये सर प्रायर आर्ट के रिगार्डिंग जोड़ दिया सर, नोवेल्टी, सर नहीं वो नहीं, क्यों जोड़ा आपने? वो मेरा एक्सप्लेनेशन गलत था। देखिए, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन बोला कि नोवेल्टी के साथ मैंने कनेक्ट किया, वो मेरा एक्सप्लेनेशन गलत था। क्योंकि सेक्शन 21J इटसेल्फ नोवेल्टी के बारे में बात कर देता है, जो उसकी फर्स्ट लाइन है, न्यू प्रोसेस न्यू, और प्रोडक्ट। तो हाँ वहां यस सर, पर ओके मेरी सर अभी। वो दैट इज माय मिस्टेक कि मैंने उसको इस तरीके से डिकोड किया। बट सही आंसर, सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है। वो मेरा स्टेटमेंट सही नहीं, ये जो लिखा है वो सही स्टेटमेंट है। नाउ इट इज क्लियर सर? यस सर। परफेक्ट। सो हियर इट इज। कैसा लगा? सभी को अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, ताकि हम रजत सर को आगे बढ़ने के लिए कहें। सारे क्वेश्चन समझ में आए? मजा आया? लास्ट सभी लोग क्वेश्चन का मोटिवेटेड? मार्क्स हमें दीजिए वापस आप, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं था। सही बात है मैडम, क्वेश्चन ठीक था, मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था। क्वेश्चन सही था और क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था। ये बात सही है आपकी मैडम, सही है। अभी ग्रेस तक नहीं मार्क्स चला है दिए। उसमें से होगा। एक ग्रेस मार्क नहीं, आई शुड टेक केयर ऑफ इट। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। चलिए, कोई बात नहीं। रजत सर, ओवर टू यू। फ्रॉम सेक्शन 2 टिल सेक्शन 3 आज कुछ हो जाए कि आगे बढ़े गाड़ी हमारी। जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको वही कर रहा हूँ, वो होस्टी बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की कहानी। ये हमने कल देखा था टिल न्यू इन्वेंशन, जिस पे हमारा काफी अच्छा डिस्कशंस भी हुए थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन बोर्ड ये क्या होता है? देखिए, ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, इट इज रिलेटेड टू समथिंग विद सेक्शन 25। देखिए, सेक्शन 25 क्या कहता है? अगर कोई पेटेंट ग्रांट होने वाली है, जिसको हम, या ग्रांट हो चुकी है,
उन दोनों केसेस में आप उसकी ग्रांट को या ग्रांट हो चुकी पेटेंट को दोनों को अपोज कर सकते हैं कि सर ये पेटेंट अभी ग्रांट नहीं हुई है और इस रीजन से नहीं होनी चाहिए। वो रीजंस हम जब पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन 25 में बढ़ेंगे आगे। और अगर ग्रांट हो चुकी है तो ये उस ग्रांट को भी अपोज कर सकते हैं सो एंड सो रीजन से, जो कि हम सेक्शन 25 में पढ़ेंगे। बट अगर पेटेंट ग्रांट हो चुकी है और उसके बाद आप अपोज करते हैं, कोई भी ऑपोजिशन आता है, तब जो पेटेंट ऑफिस है या कंट्रोलर है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ऑपोजिशन को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक ऑपोजिशन बोर्ड को फॉर्म किया जाता है। तो ये ऑपोजिशन बोर्ड है जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है सेक्शन 25। और अगर पेटेंट ग्रांट होने के बाद अगर कोई ऑपोजिशन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। ये एक कीवर्ड हम अब बस समझ रहे हैं, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। अगर कोई पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन आता है तो वहां पर एक फॉर्मेशन होता है बोर्ड का जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन बोर्ड। तो अगर कहीं पर भी हम ऑपोजिशन बोर्ड अगर वर्ड सुनते हैं तो हमें उसको सबसे पहले डायरेक्ट अपने माइंड में कनेक्ट करना है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन से। और इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 25 पर पहुंचेंगे। आगे जैसे कि हाँ, पेटेंट, जैसे कि मैम ज्योति मैम अभी अपने क्वेश्चन में देखा 21M पेटेंट। ये पेटेंट क्या है? देखिए ये पेटेंट है वो राइट जो आपको इस एक्ट के अंदर मिलते हैं जब आपको कोई पेटेंट ग्रांट होती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना पेटेंट ग्रांट होगी तो वो जो राइट आपको मिलते हैं दैट इज कॉल्ड पेटेंट। ये क्लियर हुआ ज्योति मैम? हाँ हाँ, यस सर। चलिए अभी मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, सभी लोग हैंड रेस करके बताइएगा, ये जो पेटेंट के राइट्स हैं, ये जो अधिकार आपको मिल रहा है, जी आपको कौन दे रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है मेरा कंट्रोलर, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि वो ही कानून एक्ट बनाते हैं, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये तीनों मिलकर देते हैं। सभी लोग हैंड रेस करें जो कि इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, 3 हैंड रेस हुए, 4, अखिल सर, अनिल सर, अर्चना मैम, गंगा सर। बाकी लोग? ओके, गौरव सर, श्वेता मैम, प्रप्रीत मैम। ओके 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 ओके, एनीबडी? चले प्रप्रीत मैम आप बताएं आंसर, क्या आंसर होगा इसका? ये जो पेटेंट के राइट्स होते हैं ये हमें कौन देता है? ज्योति मैम का भी हैंड रेज हुआ, बट चलिए कोई बात नहीं। प्रप्रीत सर मैम? सी सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू कि पेटेंट जो होता है ये राइट ये आपको कौन देता है? ये हमको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना कि कंट्रोलर, ना कि प्रेसिडेंट, ना ही तीनों तो हो भी नहीं सकता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये राइट्स देती है। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट एजेंट, बिल्कुल ये तो हमारा सबसे पसंदीदा टॉपिक होना चाहिए क्योंकि इसी के लिए, ये एक वर्ड के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज रात को बैठे हैं, आगे राजा कितने सेशन हम करने वाले हैं। पेटेंट एजेंट कौन? हु इज रजिस्टर्ड एज अ पेटेंट एजेंट अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 126 में उसकी एलिजिबिलिटी। तो पेटेंट एजेंट हु इज रजिस्टर्ड एज पेटेंट एजेंट, या फिर अगर हम बात करें पेटेंट एजेंट वो जो फाइल करेगा फॉर्म 22। आप पूछेंगे सर फॉर्म 22 क्या है? डिटेल में देखेंगे, बट आप जब पेटेंट एजेंट बनते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, तब उसके बाद आपको सौभाग्य मिलता है फॉर्म 22 फाइल करने का, जो कि पेटेंट एजेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसके सेक्शंस में पढ़ेंगे। पेटेंटेड आर्टिकल, चलो अच्छा क्या हो सकता है पेटेंटेड आर्टिकल? कौन बताएगा पेटेंटेड आर्टिकल क्या हो सकता है? एक बार सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लें, फिर जो भी इसका आंसर देना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकता है।
सारिका मैम, ज्योति मैम, ओके, गंगा सर, एंड बहुत कम हाथ है, क्या बात है, बहुत कम हाथ है। ओके 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 ओके, चलिए अभी हम बुलाते हैं किनको किनको किनको। श्वेता मैम, आप आंसर देना चाहेंगे? यस सर। जी मैम। सर जो भी आर्टिकल पेटेंटेड होगा, बाय द एग्जैक्ट मीनिंग आई एम सेइंग, हम्म, उसी को हम पेटेंटेड आर्टिकल बोलेंगे अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल सही बात। और वर्ड से ही समझ में आ रहा है, देखिए कोई भी आर्टिकल जो पेटेंट होगा वो पेटेंटेड आर्टिकल होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैम, यस क्या सर। पेटेंट हो सकता है? सर कोई भी प्रोडक्ट, लाइक कोई भी ड्रग, एंड कोई भी कोई भी मशीनरी, कोई भी मेडिकल डिवाइस। वो तो प्रोडक्ट में ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी और हाथ खड़े हैं, उन सबसे भी पूछते हैं। आपका आंसर सही है मैम, 50% सही है, बट एक वर्ड और मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे जो अभी नहीं आया। प्रोसेस। कोई बात, यस, प्रोसेस। प्रोसेस। एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इज पेटेंटेड अंडर दिस एक्ट इज कॉल्ड पेटेंटेड आर्टिकल। तो कहीं पर भी अगर पेटेंटेड आर्टिकल की बात होगी, ये वर्ड आएगा अगर सेक्शंस में कहीं पर भी, तो हमें उसको क्या समझना है, या तो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। Rajesh sir, one question here. यस मैम। ये जो आर्टिकल का डेफिनेशन है, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द डिजाइन एक्ट सेक्शन 2A। नो मैम, नो मैम, इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा मैम, जो भी एक्ट होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अनटिल अनलेस किसी एक एक्ट में किसी दूसरे एक्ट का रेफरेंस ना हो, तब तक हम उसका रेफरेंस नहीं लेंगे। जैसे मैंने बात की थी कंट्रोलर्स, कंट्रोलर की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो मैंने एक चीज पर्टिकुलरली मेंशन की थी कि सेक्शन 2 में जो कंट्रोलर की डेफिनेशन है वहां पर रेफरेंस दिया गया है सेक्शन ऑफ विच सेक्शन ऑफ पेटेंट एक्ट मैम, ज्योति मैम? क्या कंट्रोलर का डेफिनेशन? यस। कंट्रोलर, अब दिमाग इतना दौड़ेगा, एक सेकंड सोचने दो। अंडर सेक्शन 2, एनीबॉडी एल्स? सेक्शन 73 सेक्शन 73 ऑफ पेटेंट एक्ट, मतलब इंडियन पेटेंट खुद एक्ट। के ही पेटेंट एक्ट में ही अपने ही दूसरे सेक्शन का रेफरेंस है। बहुत अच्छी बात। यहां पर कौन से सेक्शन का रेफरेंस है और कौन से एक्ट का? सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। यस, ट्रेडमार्क। सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो जैसे कि यहां पर एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है तो ही हम उसका रेफरेंस लेंगे। तो यहां पर जो आर्टिकल है उसमें डिजाइन का कोई रेफरेंस नहीं है मैम, तो हमें उसका रेफरेंस नहीं लेना है। क्लियर हुआ मैम? ये इन ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर पेटेंटेड आर्टिकल जो है एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। मतलब देखिए ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ना, इसका मैं आपको एक और ग्लिम्स क्लियर कर देता हूं। ये जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं एक्चुअली में। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका यूज आगे सेक्शंस में बहुत जगह बहुत बार आएगा। तो वो एक कीवर्ड है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग लेकर चल रहे हैं। तो अब हर बार जब ये वर्ड आएगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसकी जो डेफिनेशन है या उसका जो मीनिंग है, हमें वो मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट में फिट करके उसको पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है? तो कहीं पर भी अगर सेक्शन में आगे वर्ड यूज होगा पेटेंटेड आर्टिकल, तो इसका मतलब वहां पर जो भी बात कही गई है या जो भी बात डिस्कस हुई है उसका रेफरेंस होगा पेटेंटेड आर्टिकल, मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट और आइदर पेटेंटेड प्रोसेस अंडर दिस एक्ट। ये क्लियर हुआ ज्योति मैम? कोई कंफ्यूजन अभी? नहीं, इट्स क्लियर सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सर मेरा एक डाउट है सर। जी सर। सर पेटेंटेड वर्ड या फिर ग्रांट वर्ड दोनों सेम ही है ना, मतलब कि इसमें कोई डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल डिफरेंस है सर। देखिए
ग्रांट है एक राइट जो आपको दिया गया है ना। ग्रांट इज अ कंफर्मेशन, ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट इज अ राइट। नो सर, मैं पेटेंटेड की बात किया, पेटेंटेड आर्टिकल है तो पेटेंटेड या फिर ग्रांट। रजत, पेटेंटेड। मैं एक छोटा इससे बात करूं। जी सर प्लीज। ये जब आप, गंगाधर सर, आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। पेटेंटेड यानी वो पेटेंट है। पेटेंट है से मेरा मीनिंग है कि पेटेंट इन फोर्स है। इन फोर्स होने से मेरा मतलब है कि पेटेंट अभी भी वैलिड है। अब ये सारी चीजें समझना, छोटी सी बात मेरी। पेटेंटेड आर्टिकल उसे ही कहा जाएगा जब तक वो जिंदा है, जो पेटेंट जिंदा है। पेटेंटेड यानी 20 बरस तक जो आर्टिकल पेटेंट के अंदर इनफोर्स हुआ ना, 20 बरस के लिए है, एक नंबर वन थिंग। उसमें ओपोजिशन भी आ सकता है। ओपोजिशन आने के बाद वो चीज इनवैलिड भी होती जाती है। तो जब इनवैलिड हो जाएगी तब वो पेटेंटेड आर्टिकल नहीं है। उससे पहले जो ग्रांट मिली, जिस आर्टिकल को ग्रांट मिली पेटेंट की, वो है पेटेंटेड आर्टिकल। वो प्रोसेस भी हो सकती है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकती है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। अब आपका कोई डाउट है तो बताइए। सर मुझे नहीं क्लियर हुआ सर, मतलब फिर तो एक ग्रांट ही हो गया ना, तो हम ग्रांट भी तो यूज कर सकते हैं, या तो ग्रांट हाँ, वर्ड यूज करें या तो ग्रांट पेटेंटेड ग्रांट वर्ड। हाँ सर, आपकी पेटेंट को ग्रांट मिला। ग्रांट मिलने के बाद वो रिवोक हो गया, क्या अब वो पेटेंटेड आर्टिकल है? नो सर, अब नहीं है। तो ग्रांट एक अलग चीज है। ग्रांट एक होने वाली गतिविधि है जो टाइमलाइन के दरमियान होगी। बट पेटेंटेड आर्टिकल जो एनफोर्स्ड है, जो अभी पेटेंट इन फोर्स में है, उस आर्टिकल को पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाता है। या तो वो प्रोडक्ट है या तो वो प्रोसेस है, जो भी है। आपने मान लीजिए कि एक इन्वेंशन बनाया जो जिस पे आपने पेटेंट ली, करेक्ट। अब वो पेटेंट आपको ग्रांट मिल गई। ग्रांट मिलने के बाद वो जो आर्टिकल है ना, जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, वो क्या बन जाता है? पेटेंटेड आर्टिकल। उससे पहले क्या, ये जो स्पेक्स है मेरे, वो स्पेक्स को मैंने मान लीजिए कि कुछ नया किया और उसके ऊपर मैंने पेटेंट ले लिया। तो जब तक मेरे पास पेटेंट नहीं था, क्या ये पेटेंटेड आर्टिकल है? नो सर। और जब पेटेंट मिल गया, अब ये कौन सा आर्टिकल है? मैं इसको बेचूंगा तो क्या नाम से बेचूंगा? कि दिस इज पेटेंटेड आर्टिकल। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बेटर क्लियरिटी? और अभी भी कोई प्रॉब्लम? नो सर, अभी क्लियर है। ग्रांट एक प्रोसेस का स्टेप है, और पेटेंटेड जो है वो जब तक पेटेंट इन फोर्स है तब तक तो पेटेंटेड आर्टिकल हो जाएगा। जो चीज है वो, अभी भी मैं समझा रहा हूं, चाहे ये एनक हो, स्पेक्स हो, या कोई प्रोसेस हो, अगर जब आप उस पे पेटेंट ले लेते हैं तो वो प्रोसेस बन जाती है पेटेंटेड प्रोसेस। वो प्रोडक्ट बन जाता है पेटेंटेड प्रोडक्ट। उसी का ही एक सिनोनिम्स है पेटेंटेड आर्टिकल। यस सर। रजत सर, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो भी बताइएगा, और मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ठीक है तो भी बताइएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सही सर, ठीक। बताया। कि एक बार मैं इसको और सबके लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया सर, कोई दोहराया ही नहीं है। देखिए, जब कोई पेटेंट मान लीजिए आज के समय 18 तारीख 6/25 को ग्रांट हो गया है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका टाइम आज ही से शुरू हुआ, तो यहां से 20 ईयर्स, यानी कि 18/6/45 तक ये पेटेंट इनफोर्स रहेगा। ये बात तो सबको क्लियर है, ठीक। इतने समय के लिए अगर ये एनफोर्स रहता है तो इसको पेटेंटेड आर्टिकल बोला जाएगा। मतलब वो एनफोर्स्ड है आज के समय पे। लेकिन मान लीजिए कोई पेटेंट है जिसका एक्सपायरी हो चुका है 17/6/25 को, तो आज 18/6/25 को वो अब पेटेंटेड आर्टिकल नहीं कहलाया जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं सर?
आपने सर एकदम सही कहा है कि कब तक वो पेटेंटेड आर्टिकल उसको कह सकते हैं, वो आपने देखा ही। बट आर्टिकल तो वही होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि ये स्पेक्स है, जैसे कि कोई प्रोसेस है, वही आर्टिकल का मीनिंग यहाँ पर है कि जब उस प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आप पेटेंट ले लेते हो तो वो कोई ऑर्डिनरी आर्टिकल नहीं रहता है, वो कोई ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है। नाउ इट इज पेटेंटेड प्रोसेस। यानी अब तक दुनिया में वैसी प्रोसेस या वैसा आर्टिकल नहीं बना था जो ये बनाया गया है। तो जब भी आएगा ना 111, आपको आपके लिए सिर्फ रेफरेंस 111 में हम बात करेंगे कि भाई पेटेंटेड आर्टिकल के ऊपर अगर आपने पेटेंट का नंबर नहीं लिखा है तो आपको कोई इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं मिलेगा। तो वो पेटेंटेड आर्टिकल, वो जो चेयर पेटेंट बनी, वो जो गद्दा बना, या जो भी नई इन्वेंशन बनी, उस आर्टिकल को पेटेंटेड आर्टिकल कहा गया है, उस प्रोसेस को पेटेंटेड प्रोसेस कही गई है। ये दोनों सिनोनिम्स है। पेटेंटेड आर्टिकल में दोनों चीज आती है, पेटेंटेड प्रोडक्ट एंड पेटेंटेड प्रोसेस, जो आपने प्रोसेस सही तरीके से डिफाइन किया। मगर उस चीज को कहा जाता है पेटेंटेड आर्टिकल जो जिसपे पेटेंट मिली है। मिला है। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। गंगा सर ये सर जो आपने आपने सर जो आपने ग्रांट डेट लिखा है सर, बट सर B20 है तो सर फर्स्ट फाइलिंग से सर कैलकुलेट करेंगे ना, ना मैंने कि ग्रांट वही डेट से। फाइलिंग से ही कैलकुलेट करेंगे, बट तब तक के लिए वो ग्रांट रहेगी, वैसा ही कहा सर ने। मगर आप जो समझ रहे हैं वो सही है, ग्रांट के बाद ही वो पेटेंटेड आर्टिकल बनता है सर। ये सर। समझ का डिफरेंस, उसकी अवधि, उसका ड्यूरेशन यहाँ तक रहेगा 20 बरस, बट बनेगा कब पेटेंटेड आर्टिकल? ये ग्रांट के बाद बनेगा गंगाधर सर। सर। ग्रांट के सर बाद सर। ग्रांट के बाद। आई थिंक सर आपकी वॉइस कट रही है, आई हाँ थिंक नेटवर्क का इशू एग्जैक्ट, आ रहा है। उसमें भी उस मेरी वॉइस कट रही है? जी सर। ओके, अब आ रही है सही? मैं हाँ वीडियो, अभी ठीक। अब सही हाँ है? जी जी सर। हाँ सर। तो अगर उसको भी मैं सर, गंगाधर सर, और भी मैं प्रिसाइज करूं ग्रांट को भी, तो ग्रांट की पब्लिकेशन से वो बनेगा पेटेंटेड आर्टिकल। समझिएगा ये बात, हम्म। ग्रांट नहीं सिर्फ, आपको ग्रांट मिल गई वो तो आपको ही पता है, ग्रांट का भी पब्लिकेशन होता है, तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये पेटेंटेड आर्टिकल। हाँ यस सर। अभी क्लियर है सर गंगा सर? यस सर क्लियर है। ओके। अगर किसी को कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट में डाउट है, कुछ डिस्कशन करना चाहता है तो हैंड रेस करे, या जो भी अपनी बात रखना चाहता है बोल सकता है। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पीसीटी। पीसीटी क्या है? देखिए पीसीटी की फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जो कि वॉशिंगटन में हुई थी एंड 1970, देखिए डेट तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1970 में ये एनफोर्स्ड हुआ था। तो पीसीटी यानी कि पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, जिसको आज हम अभी हम पढ़ते भी हैं पीसीटी एप्लीकेशन, है ना। वो जो एप्लीकेशन होती है, जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन आप फाइल करते हो मल्टीपल कंट्रीज में, जो आपको इतने बेहतरीन प्रोविजंस मिले हैं 30 to 31 मंथ्स के, ये क्यों मिले हैं? बिकॉज अंडर दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी जिस पे सभी उन 167 कंट्रीज ने साइन किया है कि हम किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन को कोऑपरेट करेंगे और उसको वेलकम करेंगे, अंडर दिस ट्रीटी विच वाज डन इन साइंड इन वॉशिंगटन एंड इन्फोर्स्ड इन 1970। पेटेंटी, पेटेंटी कौन होता है? चलिए, पेटेंटी इज द वन हु हैव पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स। पेटेंटी वो पर्सन है जो अंडर दिस एक्ट हैविंग पेटेंट राइट्स ओवर अ पेटेंटेड आर्टिकल, ओवर अ पेटेंटेड आर्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? पेटेंट राइट्स क्या है? पेटेंट राइट्स जिस भी पर्सन के पास
इस पेटेंटेड आर्टिकल के पेटेंट राइट्स हैं अंडर दिस एक्ट इज द वन पेटेंटी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए। ओके, गंगा सर का थम्स अप आया, श्वेता मैम, ज्योति मैम, बाला सर, अर्चना मैम, सभी लोग। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं सबके थम्स अप देखना चाहता हूं। ओके, चलिए अब जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, सर नाम बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किन की आवाज है। शुभम सर की आवाज। ओके ओके जी, प्लीज जी हाँ शुभम सर। तो रजत सर मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मेरे पास पेटेंट राइट्स है, मैं पेटेंटी हूँ, मैंने उन राइट्स को अंडर एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसी को ट्रांसफर कर दिए राइट्स, तो पेटेंटी जिसको राइट्स मिले वो होगा या मैं बाय डिफॉल्ट रहूंगा? चलिए सर, वैसे तो मैं आपसे नाराज हो गया सर, पूछो क्यों। क्यों? मजाक कर रहा हूँ सर, आप मेरा जो नेक्स्ट definition- पॉइंट और डिस्कशन था वो आपने छीन लिया सर मुझसे, आप बताने वाले थे ग्रैंड अच्छा अच्छा इसीलिए अच्छा। मैं इस पे फोकस कर रहा था सर, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा सर, इसका आंसर भी आप ही देंगे बाय गिविंग मी इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रांटी। सर ग्रांटी कौन होता है? अगर पेटेंटी वर्ड है तो ग्रांटी भी एक वर्ड है। शुभम सर, करेक्ट करेक्ट, गारंटी भी वर्ड है। तो ग्रांटी कौन होता है सर? ओके, जिसको राइट्स ग्रांट हुए। एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया सर, आपने जो आंसर दिया ना, बिल्कुल करेक्ट पिन आंसर, बुल्स आई आंसर। जिसको ग्रांट हुई, ग्रांटेड पेटेंट जिसके पास है। ठीक है ओके। सर, अब इसी में आंसर छुपा है सर। अब देखिए, जिस भी पर्सन को पेटेंट ग्रांट होती है सर, वो पर्सन होता है ग्रांटी। ठीक है सर। अब इसमें हाँ अब इसमें एक डिफरेंस और कॉमन चीज समझिएगा। मान लीजिए आपका ही नाम लेते हैं सर, आपने एक पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की और आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट हैं सर, कोई आपके साथ नहीं है उस एप्लीकेशन में, इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। आपको पेटेंट ग्रांट हुई और वो पेटेंट आप ही के पास है, तो आप ग्रांटी भी हैं अभी क्योंकि आपको ग्रांट हुई, और आप पेटेंटी भी हैं क्योंकि आप ही के पास उस पेटेंट के राइट्स हैं। टोटल राइट्स अभी आप ही के पास है। ये क्लियर हुआ सर? हाँ, ये क्लियर हुआ। जी। बट अब जैसे क्या होता है, जनरली हम क्या देखते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में बहुत देखा जाता है कि कोई एक बाहर से एंटिटी आती है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रांट लेती है, दे नो कि वो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे बिजनेस के स्ट्रक्चर में नहीं दे सकते या उसको बिजनेस कमर्शलाइज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जनरली कोई एक इन्वेंटर या साइंटिस्ट जो है, देखिए वो इनोवेशन में अच्छा है, वो बिजनेस में अच्छा नहीं है। तो जनरली क्या होता है, वो ग्रांट लेने के बाद अपने पेटेंट के पूरे राइट्स किसी थर्ड पार्टी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस के माध्यम से दे देते हैं। ये गॉट इट क्लियर? सर। तो अब उस केस में आफ्टर लाइसेंसी ग्रांटी आप ही हो, ओके। क्योंकि आपको ग्रांट मिली थी। बट अब जो थर्ड पार्टी है, नाउ ही हैज द पेटेंट राइट्स ओवर दैट पेटेंटेड आर्टिकल, तो अब वो पर्सन बन जाएगा पेटेंटी। ये क्लियर हुआ सर डिफरेंस? हाँ, अब तक क्लियर हो गया काफी। जी। तो इस पॉइंट पे अगर किसी का थैंक कोई यू। डाउट है या अभी भी समझ नहीं आया कि पेटेंटी कौन है, ग्रांटी कौन है, और किस सिचुएशन में एक ही पर्सन ग्रांटी और पेटेंटी होता है, किस सिचुएशन में ग्रांटी और पेटेंटी अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए, नहीं है तो अनम्यूट कीजिए, सर डिबेट कीजिए। सर I have one doubt here. यस सर। Sir, it is necessary after giving exclusive right to someone to file the in patent office for the assignment. सर वो लाइसेंस, अगर आप कुछ भी एक्ट करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी,
उसको आपको वहां पर इन्फॉर्म करना ही पड़ता है पेटेंट ऑफिस में, जिसको हम देखेंगे भी सेक्शन 69 70 इन सेक्शंस में, कि जहां पर असाइनमेंट्स या मोर्टगेजिंग लाइसेंसिंग कोई भी रिटर्न डीड होती है उसको वहां पर सबमिट करना ही पड़ता है, रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। तब अगर नहीं करेंगे तो वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, उसका आपको कोई लीगल बेनिफिट कल को किसी लीगल एक्टिविटी में नहीं मिलेगा। उसको हम और डिटेल में ओके सर, समझेंगे। हाँ अभी बट सिर्फ ओके सर। स्टेटमेंट समझना है। पहला स्टेटमेंट, जिसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हुई वो है ग्रांटी। दूसरा स्टेटमेंट, जिस दिन आप ये देखना चाहते हो कि आज के दिन पे ये पेटेंट का ओनर कौन है, तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन पे जिसकी भी मालिकाना हक है, जिसका भी ओनरशिप है उस पेटेंट पे, जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन की बात कर रहा हूं, ग्रांट के बाद कभी भी हो सकता है। तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन उसका मालिक कौन है, वो मालिक है पेटेंटी। फिर वो खुद भी हो सकता है ग्रांटी, उसने किसी को राइट्स ना बेचे हो तो, या फिर उसने किसी को राइट्स बेच दिए हैं तो दूसरा भी मालिक हो सकता है। इट इज लाइक अ कार, इफ यू आर हैविंग अ कार, यू आर सेलिंग इट टू अनदर ओनर, सो द ओनर चेंजेस, इट मींस पेटेंटी चेंज हो सकते हैं बट ग्रांटी चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी लोग एक बार थम्स अप दे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यस सर, जी अनिल सर, कोई डाउट? ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही देगा तो लाइसेंस ही होगा ना, पेटेंट ही थोड़ी होगा। सर उसमें दो केसेस हैं, हालांकि उसके डेप्थ में सर अभी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। बट ओके ओके। असाइनमेंट क्या है, अगर एक्सक्लूसिव राइट लाइसेंसी को असाइनमेंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं राइट्स, तो वो पेटेंटी बन सकता है। यानी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही बन सकता है, बन भी सकता है। यस सर इस चीज को हम सेक्शन 6 में भी डिस्कस करेंगे, असाइनी, ओके ओके। है ना। पेटेंट ऑफ एडिशन, गंगा सर याद कीजिए कल डिस्कशन में जो हमारा न्यू इन्वेंशन को लेकर डिस्कशन था, आपने एक पॉइंट पिक किया था सर कि अमेंडमेंट भी तो किया जा सकता है, याद है सर? कल जब यस सर, डिस्कशन हुआ याद है। था तब हमने एक यस। बात की थी कि अगर कुछ ऐड करना है तो क्या अमेंडमेंट से कर सकते हैं? पब्लिकेशन के बाद नहीं कर सकते सर। हाँ, तो अगर कुछ ऐड करना है, देखिए एग्जिस्टिंग पेटेंट या पेटेंट एप्लीकेशन में आप फाइल कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब मुझे और भी कुछ ऐड करना है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट एक थ्रू न्यू काइंड ऑफ एप्लीकेशन नोन एज पेटेंट ऑफ एडिशन, रेफर टू सेक्शन 54। देखिए अगर कोई एप्लीकेशन सेक्शन 54 के अंडर फाइल होती है तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में सेक्शन 54 के साथ। तो ये एकमात्र हमारे पास रास्ता है जिसमें हम एग्जिस्टिंग पेटेंट या पेटेंट एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं। 1 मिनट में एक्सप्लेन करूं। होता ऐसे है कि आपने ही एक पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया है, आपने ही बनाया है मान लीजिए। अब क्या कोई और पर्सन उसमें छोटा मोटा डिफरेंस करके दूसरी पेटेंट फाइल कर सकता है? छोटा सा यानी माइनर डिफरेंस करके, मान लीजिए कि आपने एक इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी है 70%, तो कोई दूसरा पर्सन 71 या 72% इतना छोटा सा मॉडिफिकेशन करके क्या आपकी जगह पर नई पेटेंट ले सकता है? माइनर मॉडिफिकेशंस अलाउड है या नहीं है? यस और नो? माइनर मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होते हैं पेटेंट में। पेटेंट में मेजर मॉडिफिकेशंस ही अलाउड होते हैं, यह आंसर है। मगर उसमें एक लिमिटेशन है, यानी अगर खुद पर्सन जिसने पेटेंट फाइल की है अगर वही कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है छोटी सी भी, तो वो उसे फाइल कर सकता है, वो पर्सन फाइल कर सकता है, बाकी के नहीं।
तो उसी आर्टिकल को कहा गया है, सॉरी उसी चीज को कहा गया है पेटेंट ऑफ एडिशन। यानी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमसे और उम्दा प्रोडक्ट बना तो हम उसको फाइल कर सकते हैं। दूसरे कोई पर्सन वही उम्दा चीज, जो छोटी सी उम्दा चीज है, उसे फाइल नहीं कर सकते हैं। और भी डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना कि अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद ने कुछ फाइल किया, उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन भी ऐड करना है, तो कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेटेंट ऑफिस, चलिए देखिए पेटेंट ऑफिस कौन से हैं, कौन बताएगा कि इंडिया में कितने पेटेंट ऑफिस हैं और कहाँ कहाँ पर? कोई बताना चाहेगा? चेन्नई में है, जी ज्योति मैम, एक चेन्नई में हो गया। मुझे वो एक ही दिल्ली, पता। सर एक दिल्ली दिल्ली है, में है। कोलकाता, एक मुंबई। एक सर, एक एक करके, एक एक प्लीज। गंगा सर, हाँ आप बोल रहे थे, कोई बात नहीं। सर कृतिका मैम दिल्ली, बताएं। कोलकाता। जी गंगा सर, सर कृतिका मैम को मौका देते हैं। जी कृतिका मैम। सर इंडिया में 4 जगह पे है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दिल्ली, ओह सॉरी, चेन्नई 2 बार लिख दिया मैंने, दिल्ली लिख दिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 पेटेंट ऑफिस हैं जो कि इंडिया में इंडियन पेटेंट ऑफिस के तौर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस काम कर रहे हैं। ये कहाँ डिफाइन है? देखिए, पेटेंट ऑफिस विच इज अ कंट्रोलर्स ऑफिस डिफाइंड अंडर सेक्शन 74 ऑफ पेटेंट एक्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये 4 ऑफिस तो सभी को देखिए याद हो जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा देखिए, कंट्रोलर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन से है? 73। 73। और सेक्शन 2 में ये कौन से सब सेक्शन में आता है? बी में आता है इसमें। बी। ये क्लियर है मैम? बी में, ठीक है। अब देखिए कंट्रोलर है, कंट्रोलर का ऑफिस, कंट्रोलर 73 में है और कंट्रोलर का जो ऑफिस है पेटेंट ऑफिस वो 74 से है। ये याद हो जाएगा, ये सभी को याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा तो हैंड रेज करें, नहीं होगा तो बताएं एक और ट्रिक इसकी हम याद करेंगे। कोई जवाब नहीं दे रहा है तो याद याद नहीं हो पाएगा शायद। फिर सभी लोग शांत हैं, क्या बात है? श्वेता मैम का थम्स अप आया, गौरव सर आज शांत बैठे हैं। सर अब दूसरा वाला भी ट्रिक बता दीजिए एक बार। देखिए सर, ये ऑफिस की रेफरेंस क्या है? आर। अब देखिए कंट्रोलर कौन है, इसका हमने जो एक पॉइंट बनाया था याद करने के लिए, बी से बाहुबली, और बाहुबली का राज्य। तो 2B में कंट्रोलर की डेफिनेशन है, 2R में कंट्रोल ऑफिस की डेफिनेशन है, कंट्रोलर की डेफिनेशन 73 से है, तो जस्ट उससे नेक्स्ट सेक्शन ऑफिस की डेफिनेशन है। अभी याद होगा सर सभी को? बाहुबली और उसका राज्य कहां से है? कंट्रोलर पेटेंट 73 एंड 74। तो सेक्शन 2B यानी बाहुबली, कंट्रोलर सबसे बड़ा 73, उसका राज्य R, ऑफिस 74। तो आई थिंक अभी सबको याद हो जाएगा या सर नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि कोई थम्स अप नहीं दे रहा, तो मजा नहीं आया। क्या बात है? यस सर। शुभम सर, ओपी सर, दीपक सर, कीर्ति मैम, ओंकार सर, ओके चलिए आगे बढ़ते। पर्सन, वाह, पर्सन, पर्सन मतलब कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन देखिए यहां पर है कोई भी पर्सन। अब ये पर्सन कौन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन और आगे चलते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड, इसको साथ में देखते हैं। देखिए पर्सन, ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ द नेशन, या फिर ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सब क्या हो गए?
पर्सन बट प्लस गवर्नमेंट। फॉर रेफरेंस, इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से हम वापस इस ऑपोजिशन बोर्ड की जो हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा था उस पर वापस चलते हैं। हमने यहां पर देखा था 25 सेक्शन में क्या होता है। कोई एक बार मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन करेगा? कौन करना चाहेगा ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए हम? जी जी, अभी किन्हीं की आवाज आई थी। जी सारिका मैम। रूबी मैम, आप करेंगे मुझसे कॉन्वर्सेशन अभी? यस सर। सर पूछिए क्या। अखिल सर की आवाज आई थी शायद। हाँ सर बोलिए। जी सर। सेक्शन 25 में हम क्या देखते हैं सर? क्रक्स में बात करेंगे। सर सेक्शन 25 में मतलब प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशंस की बात करते हैं ना इसमें। बस बस थोड़ा सा क्रक्स में बात करेंगे सर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। हाँ एक सर होता मैं है प्री ग्रांट ऑपोजिशन और एक होता देख था पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, जो कि ग्रांट हमने बात अपोजिशन। करी थी। ग्रांट होने से पहले भी आप अपोज कर सकते हैं, ग्रांट होने के बाद भी। लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है। पोस्ट ग्रांट या प्री ग्रांट में क्या डिफरेंस है? प्री ग्रांट यानी कि ग्रांट होने से पहले जो ऑपोजिशन है वो कौन कर सकता है अखिल सर? आई थिंक सर एनीवन कैन फाइल प्री ग्रांट में ना। पर्सन। और उसमें हाँ पर्सन। और आई शुड से एनी पर्सन, मतलब कोई भी इस दुनिया में अगर ह्यूमन बीइंग है वो उसको आके अपोज कर सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। देखिए पर्सन की जो डेफिनेशन है दैट विल इंक्लूड्स गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट भी उसको आके अपोज कर सकती है बिफोर ग्रांट। यस सर। बट पोस्ट ग्रांट में आ जाता है पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन अब पर्सन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड कौन है? सर पर्सन पर्सन। इंटरेस्टेड जी जी वो जी सर। पर्सन इंटरेस्टेड वो हो गया मतलब वो पर्सन इन्वॉल्व है इसमें जो इन्वेंशन से रिलेट कर रहा है। मतलब जिसको मतलब दिक्कत है मतलब कि उसका क्या बोलते हैं इन्वेंशन सिमिलर हो रहा है तो वो पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है। बिल्कुल रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है। हाँ मतलब लाइक मतलब कैसे किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हो सकता है वो पर्सन। तो वो फिर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल करता है। बिल्कुल। देखिए इंटरेस्ट यानी कि जिस भी टॉपिक की बात हो रही है उसमें वो इंटरेस्टेड है, उसमें उसका इंटरेस्ट है। और यहां पर हम बात करते हैं इन्वेंशन की। क्या मैं सही कह रहा हूं सर, अखिल सर? यस सर। तो जिस भी इन्वेंशन की बात हम यहां पर कर रहे हैं किसी भी टॉपिक से जिसकी पेटेंट की टॉपिक चल रहा है, उसी वो इन्वेंशन जिस फील्ड से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल हम किसी मेडिसिन ड्रग की बात कर रहे हैं और उसी फील्ड से रिलेटेड पर्सन या तो उसमें वो उसी फील्ड की रिसर्च में एंगेज हो या फिर उसके प्रमोशन में एंगेज हो, उस रिसर्च के प्रमोशन में, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेंशन केमिकल से रिलेटेड है तो केमिकल डोमेन से रिलेटेड पर्सन होगा पर्सन इंटरेस्टेड। यस सर। बट अगर कोई केमिकल से रिलेटेड इन्वेंशन है और कोई पर्सन है मेरे जैसा जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मैं उस पर्सन के लिए हो जाऊंगा सिर्फ पर्सन। सिर्फ पर्सन। यस सर। ठीक है। तो पोस्ट ग्रांट में जैसे सिर्फ और सिर्फ पर्सन इंटरेस्टेड ही अपोज कर सकता है। हर बंदा हर पर्सन वहां पर अपोज नहीं कर सकता नहीं कर अगर सकता। एक बार पेटेंट ग्रांट हो जाए। तो ये डिफरेंस को अब हम एक बार और थोड़ा क्रक्स में समझ लेते हैं। पर्सन हो गया एनी पर्सन प्लस गवर्नमेंट। पर्सन इंटरेस्टेड ओनली पर्सन एंगेज्ड इन प्रमोटिंग और रिसर्च इन सेम फील्ड। engaged in promotion एंड और रिसर्च रिसर्च सेम। सेम फील्ड। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ? अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप दीजिए, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, प्रप्रीत मैम का थम्स अप आ गया, रूबी मैम का आ गया, सारिका मैम का आ गया,
ओके चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है सबसे। मान लीजिए 18th, थैंक यू अखिल सर फॉर योर कोऑपरेशन, 625 एक पेटेंट ग्रांट होती है, पेटेंट ग्रांट हुई एक, और यहां पर इस टाइमलाइन पे एक पर्सन है रजत गर्ग, जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है। ओके ठीक है, और ये जो पेटेंट ग्रांट हुई ये मान लीजिए केमिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अब आफ्टर 2 years अब ये रजत गर्ग को इस पेटेंट में काफी इंटरेस्ट आया, लेकिन वो पेटेंट थी केमिकल से रिलेटेड। अब उन्होंने सोचा थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, एंड ही वेंट फॉर सम एमएससी केमिस्ट्री, और उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च शुरू कर दिया। अब 3 साल के बाद 18/6/28 को उनको लगा कि यार ये पेटेंट में कुछ तो गड़बड़ है, इसको ग्रांट नहीं होना चाहिए था। तो अब मुझे बताइए कि देखिए, क्या अब ये पर्सन इसको अपोज कर सकता है, इसका विरोध कर सकता है? क्यों? क्योंकि देखिए, द डेट ऑन विच इट वाज ग्रांटेड द रजत गर्ग वाज नॉट पर्सन इंटरेस्टेड। तो क्या बाद में वो जाके अपोज कर सकता है? सर अब फिर तो वो रिवोकेशन ऑफ पेटेंट ही फाइल करेगा अंडर सेक्शन 64 में, क्योंकि कैसे पोस्ट। करेगा वो एक क्वेश्चन अलग है सर। मेरा ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक, कि हाँ अगर पेटेंट की ग्रांट के डे पर जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, क्या वो बाद में अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड बन जाता है, क्या तब वो अपोज कर सकता है? जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी एक रॉन्ग नंबर था, बट लेट देखिए, नाइट अननोन नंबर से कॉल आता है तो थोड़ा डर लगता है। ओके जी, तो मेरा क्वेश्चन है सर। कि अगर एक पर्सन ग्रांट की डेट पर पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और बाद में वो एक टाइमलाइन पे आके पर्सन इंटरेस्टेड बनता है, तब क्या वो उस पेटेंट पर ऑपोजिशन फाइल कर सकता है? सर कर सकता है वैसे। कर सकता है। ओके, एक क्वेश्चन आया, आंसर आया कि कर सकता है अखिल सर ने। और कोई क्या कहना चाहेगा? जी सारिका मैम आया हैंड रेज, आई थिंक अनिल सर ने शायद सारिका मैम। सर आफ्टर ग्रांट होने के बाद पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट विद इन 1 year में हम कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड कर सकता है। 1 year के बाद कोई कर नहीं सकता, इवन वो इंटरेस्टेड पर्सन हो तभी भी नहीं कर सकता सर। नहीं, वो पॉइंट ठीक है मैम, कि वो हम 1 year वाला क्लॉज सेक्शन 25 में डिस्कस करेंगे, बट 64 तो है ये। हाँ हाँ। तो वो क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है मेन, कि अगर कोई पर्सन ऑन द डेट ऑफ ग्रांट पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और फॉर सो एंड सो रीजन वो बाद में पर्सन इंटरेस्टेड की कैटेगरी में आता है, तब क्या वो बाद में उसको अपोज कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता है। एक आंसर आया था यस के प्रति, और एक आया नो। वोट्स दीजिए, आज मैं आपके वोट्स मांगूंगा। Even I will बताएं। say no, sir. This is Jyoti. ओके, नो के प्रति 2 आंसर आए, नो। और सर नो फ्रॉम दीपक ऑल्सो। सर कर सकता है सर, यस फ्रॉम गंगाधर। ओके, Um, एंड यस no फ्रॉम from, प्रप्रीत एज वेल मैम। yeah, गौरव I'm सर। Bala. I would say it's not possible because of ethical reasons. ओके परफेक्ट, चलिए, मतलब यस सर। मैक्सिमम जो मेजोरिटी नो की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, बट मुझे खेद है ये कहते हुए कि आंसर है यस। कि देखिए, पर्सन इंटरेस्टेड बाद में भी अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड बनता है, तो भी वो उस पर
पर्सन इंटरेस्टेड को जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं बाय द एक्ट वो उनको यूज कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रियल टाइम केस है जिसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पर्सन इंटरेस्टेड इज नॉट अ स्टैटिक टर्म। एक मुझे सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर मुझे अलाउ करें। मैं आपको केस भी बता देता हूं वो कौन सा है। जब तक सर वो केस बता रहे हैं तब तक मेरी तरफ से आपको एक क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपकी एक पेटेंट है, आप मैकेनिकल फील्ड से नहीं हो, यानी मैं आपकी फील्ड से नहीं हूँ। पहले ये समझ लीजिए, मैं एक लेमैन हूँ जो कोई भी फील्ड का नहीं है। आप एक फील्ड से हो, आपकी मैकेनिकल, बायोटेक, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह से पेटेंट है। अब आपकी पेटेंट ग्रांट होने के बाद बिना आपकी परमिशन के मैं उसका यूज करने लगा, तो आप तो मुझ पे केस करोगे कि जयवीर तो यूज नहीं कर सकता है। आप मुझे कोर्ट में लेके गए, अब मैं कोर्ट में पहुंच गया हूँ, हालांकि मेरा कोई फील्ड नहीं है आपकी फील्ड से, फिर भी मैं उसको बेचना चाहता हूँ, उस पेटेंट को बेच रहा हूँ, बेचना चाहता नहीं हूँ, बेच रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए। तो क्या अब मैं पर्सन इंटरेस्टेड हूं या नहीं? सर क्वेश्चन बरोबर है रजत सर? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। यानी वो हाँ चिपका सर। नहीं ना, कहीं पर आवाज बीच में आई नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, सही है सर, अभी सही है। अगर मैं बिना आपकी इजाजत के आपके पेटेंट का यूज कर रहा हूं और आप मुझे कोर्ट में लेके जा रहे हो, उस टर्म को कहा जाता है इन्फ्रिंजर। मैं हूं इन्फ्रिंजर, अगर किसी को नहीं पता है तो इन्फ्रिंजर होते हुए क्या मैं पर्सन इंटरेस्टेड हूं? यस और नो? यस सर। जी सारिका मैम। हाँ सर, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर मैं आप ना होते हुए भी उस पेटेंट में मेरा इंटरेस्ट आ गया। कैसे? कैदी बन के, उस पेटेंट का मुजरिम बन के। तो ये भी पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है, भले ही आपके फील्ड से ना हो, मगर आपने उस पे केस किया तो अब उसका हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपकी पेटेंट को खारिज करवाने की कोशिश कर सकता है। दैट्स व्हाई ही इज पर्सन इंटरेस्टेड। अपनी स्टोरी में मैं पर्सन इंटरेस्टेड बन गया। रजत सर प्लीज। सर ये एक जजमेंट है कोर्ट का जिसमें उन्होंने बताया था एनी पर्सन इंटरेस्टेड इज नॉट अ स्टैटिक, द सेम पर्सन may not be person interested when the grant of the concerned patent was published, and yet on the account of his activity at a later point in time he may assume such a character or disposition. ये पॉइंट क्लियर है सर सभी को, या इस पे कोई डिबेट? I have a question here. जी So, any person interested is not static. ये वाला जो है, so is it like you need not be the subject matter for which the grant has been given to you. It need not have to be related. ये कुछ भी हो सकता है, मतलब like the example what you give, the person acquired the knowledge of chemical engineering or whatever, and then he went and opposed. Let's say that if he was not a chemical engineer, so जिस फील्ड में वो था अगर उसी में रहता और फिर भी अगर जाके अगर वो पेटेंट पे if you would have opposed it, will that be considered अगर वो relevant facts I mean evidence produce करे तो? मैम देखिए, यहाँ मैं और एक और क्लियर कर देता हूँ। एनी पर्सन इंटरेस्टेड, तो पहली बार समझिएगा पर्सन इंटरेस्टेड की ही बात हो रही है। उन्हें इसका मतलब ये हुआ इज नॉट स्टैटिक कि एट द टाइम ऑफ ग्रांट, जब व्हेन द पेटेंट was granted regarding a concerned patent was published,
अगर उस टाइम पर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था by the definition of this patent act, but on later by due to some of his activity like he may engage in the research part, है ना। मान लीजिए मैं हूं रजत गार, आपने एक ड्रग का पेटेंट लिया आज, और मैं अभी एक मैकेनिकल से रिलेटेड हूं, बट मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो मैं हुआ क्या मैम, पर्सन इंटरेस्टेड। हाँ, that is where my question comes ना कि हाँ अभी since it's on the screen, I assume कि judgment में वही बताया गया था कि he may assume such a character or disposition means he has acquired the knowledge and that is where he is saying that, right? यस, और किस तरह से, कोई दूसरी, जरूरी नहीं कि उसने कोई डिग्री हासिल करी हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाँ। मैंने एक कंपनी ओपन करी या एक रिसर्च लेबोरेटरी ओपन करी, जिसमें मैंने 2 केमिकल इंजीनियर्स या 3 केमिकल इंजीनियर्स को हायर किया। नाउ आई एम इन एक्टिविटी ऑफ प्रमोटिंग द रिसर्च फील्ड, नॉट अ रिसर्चर। So now due to my some of my activities, now I am a person interested. Got it, ma'am? Yeah, understood. I think ये reason ये भी हो सकता है ना because patent being a public moral standard के लिए बनाया जाता है, probably because of that we have such rules. Otherwise तो ये काफी disturbing वाला factor लग रहा है। नहीं, डिस्टर्बिंग नहीं है मैडम, एकदम सही आपने क्वेश्चन किया था। द आंसर इज नो। पेटेंट ग्रांट होने के बाद कोई भी पर्सन आके पेटेंट को खारिज करने की बात नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है, उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस इन्वेंशन के रिलेटेड फील्ड से प्रमोशन में या फिर रिसर्च में एक्टिव हूँ। 2 ही है ना सर क्राइटेरिया, रिसर्च या प्रमोशन में एक्टिव हूँ, एंगेज Yes, हूँ sir. उस फील्ड Yes. से, इस फील्ड की वो पेटेंट है, वो बताना पड़ेगा, तभी जाके वो केस फाइल कर पाएगा। अदरवाइज उसके केस को सुना नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम था ग्रांट होने से पहले प्री ग्रांट ओपोजिशन करने का, जो सभी के पास था। पोस्ट ग्रांट के लिए सभी के पास नहीं है। पोस्ट ग्रांट के लिए पहले इंटरेस्ट दिखाओ कि क्या इंटरेस्ट है आपका। आप प्रमोशन में हो, आप रिसर्च में हो, वो भी सेम फील्ड से जिस फील्ड से पेटेंट है। अगर फील्ड ना समझ में आती हो तो जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे पेटेंट के अंदर सारे फील्ड भी होते हैं। मैकेनिकल की पेटेंट होती है, केमिकल की होती है, सिविल की होती है। लाइकवाइज सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, वही फील्ड कहा जाता है। तो आप उसी फील्ड से होने चाहिए। वो फील्ड में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूं। तो उसी फील्ड से हैं आप, तभी जाकर रिवोक करवा सकते हैं, वरना नहीं। उसमें भी आपको प्रमोशन या रिसर्च में होना होगा, या फिर मेरी तरह आपने अगर मुझ पे केस किया है तो मैं इन्फ्रिंजर हूं, अब मेरे पास राइट है आपको रोकने के लिए, वो भी रिवोकेशन के सेक्शन 64 के अंदर। अब समझ में आई बात ज्योति मैडम, या कंफ्यूज हो गए ज्यादा? नहीं समझ आ गया सर, थैंक यू। प्रप्रीत मैडम प्लीज। सर वो इन्फ्रिंजर वाला ही पॉइंट था कि पर्सन इंटरेस्टेड बन के वो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में मतलब अपना सेटिस्फाई कर सकता है कि मैं पर्सन, वो कंफ्यूजन इन्फ्रिंजर। मैडम दोनों डेफिनेशन अलग है। मैंने सिर्फ इसीलिए वो पॉइंट आउट किया था कि क्या वो पर्सन इंटरेस्टेड ना होते हुए भी, इन्फ्रिंजर होते हुए भी रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकता है कि नहीं। पर्सन इंटरेस्टेड का तो डेफिनेशन इतना ही है कि उसी फील्ड का हो, या उसके प्रमोशन में या फिर रिसर्च में हो, अच्छा, उसी वो फील्ड का रिवोकेशन का था या कंडीशन। ऑपोजिशन का था सर? हाँ जयवीर सर, जी सर, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए जी। प्रप्रीत मैडम, जी सर। ओपोजिशन के पर्सन इंटरेस्टेड ही अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ओपोजिशन के लिए जो होता है ग्रांट के पब्लिकेशन से 1 बरस तक, ग्रांट के पब्लिकेशन से 1 बरस तक पर्सन इंटरेस्टेड ही अलाउड है ओपोज करने के लिए। इन्फ्रिंजर वहां पर अलाउड नहीं है। ये स्टेटमेंट है क्लियर प्रप्रीत मैडम? हाँ सर, अब क्लियर हो गया, मतलब इन्फ्रिंजर नहीं कर सकता। अब जा रहे हैं, अब मैं कंप्लीट करता हूं। अब जा रहे हैं कोर्ट में,
सर का जो एग्जाम्पल था वो 3 बरस का था, ग्रांट के बाद 3 बरस थे, तब जाना पड़ेगा सेक्शन 64 को लेके कोर्ट में। कोर्ट में होगा रिवोकेशन, वहां पर ओपोजिशन नहीं होगा, वहां पर होगा रिवोकेशन। अब रिवोकेशन में पर्सन इंटरेस्टेड भी अलाउड है, उसमें इन्फ्रिंजर जो है जिसके ऊपर आपने केस किया है आपकी पेटेंट का, मैं आपको स्टोरी बनाने के लिए आसान रहे उसके लिए, तो वो इन्फ्रिंजर है, वो भी अलाउड है आपकी पेटेंट को रिवोक करने के लिए। और साथ में गवर्नमेंट भी अलाउड है आपकी पेटेंट को रिवोक करने के लिए। ये तीनों लोग आते हैं वहां पर, बट पर्सन इंटरेस्टेड में इन्फ्रिंजर साथ में नहीं आता है। अगर ये मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में है तो निकाल दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग सच क्वेश्चन, दैट्स व्हाई सच क्लैरिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। थैंक सर यू। एक क्वेश्चन मेरा सभी से है, सर के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के। मान लीजिए जो जी प्रप्रीत मैम। अरे नहीं सर, वो लोअर कर रही थी वो ओके गलती से। ओके ओके। मान लीजिए ज्योति मैम, मैम आप केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है ना, आई थिंक आपका बैकग्राउंड टेक्निकली, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैम के पास एक केमिकल ड्रग है, पेटेंटेड ड्रग है, पेटेंटेड आर्टिकल, और मैं रजत गर्ग मैकेनिकल से रिलेटेड हूँ। अब मैम का ड्रग केमिकल है, तो मैंने सोचा कि यार इस ड्रग में काफी पोटेंशियल है और मेरे पास एक लमसम अमाउंट भी है जिससे मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकता हूँ। एंड मैंने मैम से राइट लिए और मैंने उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब मुझे लगा कि यार ये जो ड्रग है ये पेटेंट नहीं होना चाहिए, ये नोवेल नहीं है, मतलब इसमें इस पे ऑपोजिशन किया जा सकता है। तो अब मुझे बताइए कि क्या मैं इसको अपोज कर सकता हूं, मतलब इस पे रिवोकेशन की सूट फाइल कर सकता हूं? जयवीर सर, ज्योति मैम, सर सभी कोई भी राइट आंसर। आपके पास है सर, सेम पेटेंट का राइट आपके पास है सर। तो आपने राइट ले लिया, उसके बाद आप करना चाहते हैं। हम्म। कर सकते हैं ना सर, फ्रीडम टू ऑपरेट करने के लिए मेरा मानना है कि आप कर सकते हैं। आप पर्सन इंटरेस्टेड की कैटेगरी में हैं, तो एज बीइंग पर्सन इंटरेस्टेड आप रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। सर मुझे जो लगता है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए, वो भी एक पॉइंट है। कर नहीं सकते हैं, पहले मैं उस पर आऊंगा। क्योंकि जो पर्सन इंटरेस्टेड की अगर पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, ही मस्ट बी एंगेज्ड और इन प्रमोशन ऑफ रिसर्च फील्ड, रिसर्च इन द सेम फील्ड। मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं, प्रमोशन कर रहा हूं। एंगेज्ड और इन प्रमोशन ऑफ इन रिसर्च ऑफ सेम फील्ड। देखिए सर, वो प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगा। या तो आप रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उसी इन्वेंशन पे वर्क कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। हम अगर उसी इन्वेंशन को कर रहे हैं ना, हाँ। बस सिंपल, खत्म हो गई बात, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो आप कोई भी हो, आपको कोई आपकी डिग्री कुछ भी ना हो, आप एक वो क्या हो, गैरेज के मैकेनिक क्यों ना हो, आप उस इन्वेंशन पे वर्क कर रहे हैं ना, बात खत्म सर। पर्सन इंटरेस्टेड, एज सिंपल एज दैट। वो तो डायरेक्ट पर्सन इंटरेस्टेड हुआ जिसको लाइसेंस मिला, इसीलिए तो पूरा सेक्शन है रजत सर, आपको समझने के लिए। आप अगर मुझे कोरिलेट कर पाया तो इसीलिए तो पूरी बात है वो कंपलसरी लाइसेंस वाली, याद कीजिए। नहीं, कंपलसरी लाइसेंस तो है, तो वो कौन कर रहा है? लाइसेंस ही, एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही कर रहा है। पर्सन। आपने उस आप अपनी क्वालिफिकेशन को उस प्रोडक्ट के साथ मत कंसिडर कीजिए। आप उस इन्वेंशन के साथ वर्क कर रहे हैं, उस इन्वेंशन के सेम फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो भी चलेगा। सेम फील्ड भी चला लेते हैं तो सेम इन्वेंशन को तो वो मानेंगे ही मानेंगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप सेम इन्वेंशन पे वर्क कर रहे हैं।
अगर सेम इन्वेंशन की फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, यानी मैकेनिकल डोमेन का है और आप मैकेनिकल है तो भी चला लेते हैं, तो ये तो बहुत नैरोइंग हो गया कि आप उसी इन्वेंशन पे वर्क कर रहे हैं। सर सेम फील्ड माना जाएगा सर, रजत सर। सर समझ लो आप सर सेम रजत सर। सर पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन ये हेलो। कहते हैं इंक्लूड्स अ पर्सन एंगेज्ड इन और इन प्रमोटिंग रिसर्च इन द सेम फील्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च में थोड़ी आएगी सर। सर सर वो ही था ना, देखो, फिर इंफ्रिंजर वाले केस में भी वो अलग था बंदा। तो मतलब यही सेम चीज आ रही है कि किसी तरीके से इंटरेस्ट, किसी तरीके से लिंक, मतलब अगर मैम ये बताइए पर्सन मान लीजिए अगर मैंने विदाउट लाइसेंस उसको मैन्युफैक्चर किया होता, अगर रजत सर इसको रहने भी देते हैं, मगर फाइनल कंक्लूजन इस पे लगाते हैं। चलिए ठीक पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन है ना, इस तरीके से दी गई है कि पर्सन इंटरेस्टेड के सर्कल में कौन कौन आएगा, विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड। ये सभी लोग आएंगे जो उस फील्ड से हैं, जो उस रिसर्च में है, जो उस प्रमोशन में है, यानी जो उस इन्वेंशन के साथ डील कर रहे हैं वो तो आएंगे ही। और कौन कौन, तो उस इन्वेंशन के साथ भले ही ना डील कर रहे हो मगर उस फील्ड से हो ना, उसको भी ले रहे हैं, तो ये तो एक बाउंड्री बना रहा है, ये ना एक फॉल कर रहा है, उस कैटेगरी में फॉल करवाना चाहता है कि और कौन कौन भी आ सकते हैं। अगर आप सेम इन्वेंशन के साथ डील कर रहे हो तो आप आओगे ही आओगे। बट मान लीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी का इंजन है और एक कार मैकेनिक है, गैरेज वाला, जो उस पे वर्क कर रहा है। अब उसको लगा कि यार ये तो मैं बरसों से इस गाड़ी के इंजन को कर रहा हूँ, इसने नया क्या बनाया है, ये तो पुराना वाला ही चीज है। भले ही उसने इन्वेंशन किया, लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने का या सर्विस करने का लाइसेंस लेके रखा है कि भाई मैं आपके इन्वेंशन को बना रहा हूँ अपनी गैरेज में, बट उसको लग रहा है कि भाई इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो मैं बरसों से बनाता आ रहा हूँ, मेरे दादाजी बनाते आ रहे हैं, मेरे पापा जी बनाते आ रहे हैं। तो क्या वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है? पर्सन इंटरेस्टेड यानी उस इन्वेंशन का उससे पहले से कुछ प्रायर नॉलेज होना, कुछ ख्याल होना, कुछ उसको समझ होनी। एवे ही ना आ जाए कि भाई बस मुझे आज रात को मजा आया, कल सुबह मैं पेटेंट को कोर्ट में लेके जाऊंगा घसीट के, वैसे नहीं। कुछ ठीक उसके पास एविडेंस हो कि उसके दादा ने काम किया था, उसके पापा ने काम किया था, कोई एविडेंस लेके आएगा कि देखो ये पापा ने पहले काम किया था, मेरे दादा ने पहले काम किया था, वो वीडियो है मेरे पास, वो एविडेंस है मेरे पास, वैसी गाड़ी है मेरी गैरेज में खड़ी हुई पुरानी वाली जिसमें ये सेम इंजन है। बस वो इंटरलिंक होना चाहिए, तो पर्सन इंटरेस्टेड की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये तो बहुत ही यानी टू द पॉइंट पर्सन इंटरेस्टेड हो गया, सर्कल के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। परफेक्ट सर सर इट मीन्स जो जैसे पर्टिकुलर फील्ड जैसे मास्टर्स हो गई या उसी फील्ड से रिलेटेड है वो तो आएगा ही उसमें। उसके अलावा जिसके पास उस चीज से रिलेटेड प्रूफ होंगे, वीडियोस होंगे, वो भी आएंगे। नहीं मैम, प्रूफ नहीं मैम, वो किसी भी तरह से उस फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए। करंटली उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो हो उस फेज में कि वो काम कर रहा हो। मान लीजिए कि कोई ग्रांट मिला तब काम कर रहा था, अब जब उसको केस करना है तब उसने रिटायरमेंट ले लिए, तब वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। रजत सर, जी अनिल सर। वो प्रमोटिंग उसके बाद डॉट है, कॉमा है और बाद में रिसर्च है। प्रमोटिंग एंड एंगेज को और कंडीशन है, एंगेज होना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए, वो दोनों में से एक होना चाहिए। और बाद में ये है कॉमा है और उसके बाद रिसर्च है, वो प्रमोटिंग रिसर्च नहीं है वर्ड। आएगा ही आएगा। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ऐसे पर्सन जिसके एक्टिविटी है वो आएगा ही आएगा। एंड बहुत ही बढ़िया, 11:33 हो गए, हम टाइम लिमिट के साथ इसको एंड करते हैं और कल वापस मिलते हैं। आज का सेशन सभी लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वी आर मोस्ट वेलकम फॉर योर फीडबैक्स, और उसे हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 1 मिनट है, अगर कोई अनम्यूट करके कहना चाहता है तो, कि सर आज के Sir, सेशन I में have a ये। feedback here. Okay. यस मैम Yeah. प्लीज। Bala sir, continue.
फीडबैक ये था कि वी डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस एंड सम ऑफ देम आर लिटिल ओपन एंडेडली हम छोड़ देते हैं, जैसे कल का भी क्वेश्चन जो था वी नेवर क्लोज्ड इट. आई होप इट्स बीइंग नोटेड, या संडे या जब भी अपन मिलेंगे वी आर डिस्कसिंग दैट फर्दर. मैडम ओपन क्या था वो पहले बता दीजिए कि ओपन में आप क्या समझे, कल तो कैसे? आप और रजत सर दोनों लग गए थे, मतलब आर्ग्यू किए जा रहे. So I don't know, I dropped off because I have an office at 7, so I couldn't stay too long. But then what is the end? Like कल का डिस्कशन क्या था वो? I forgot the scenario. एंड में आपको एक पूरा, मैंने बाद में डीप सीक से भी पूछा ये क्वेश्चन, चैट जीपीटी से भी पूछा ये क्वेश्चन, एंड फॉर योर काइंड नॉलेज न्यू इन्वेंशन वो वहां पर भी मेरा नाम था जय एंड ज्योति थे, तो न्यू इन्वेंशन आपके नाम पे होगा, मेरे नाम पे नहीं होगा, क्योंकि C1 क्लेम मेरे पास है, बाकी के C2, C3 एंड C4 क्लेम आपके पास है. बाकी सभी लोगों को ये अगर पता नहीं है तो मैं ड्रॉप आउट करता हूँ. पूरी चैट में मैंने क्या क्या क्वेश्चंस किए चैट जीपीटी को, डीप सीक को, और उन्होंने किस तरीके से आपको वो इन्वेंशन दिया है, वो सारी कंडीशंस उसमें मेंशन्ड है. क्लोज कंडीशन ये बोल रहा हूँ. अभी मैडम मुझे पता है आपकी है ना, जो आपका थॉट प्रोसेस था, मैंने पढ़ा आपकी वो चैट, उसमें मैंने देखा आप भी उस चीज को प्रायोरिटी डेट के साथ लेके जा रहे हैं. अर्चना मैडम ने भी लिखा और शायद बाला सर ने भी लिखा कि वो प्रायोरिटी डेट के साथ लिंक मत कीजिए, उसको लिंक कीजिए न्यू इन्वेंशन के साथ. जो हमारी लिमिटेशन थी कल की वो थी न्यू इन्वेंशन 21L, जिसको हम डिफाइन कर रहे थे. तो न्यू इन्वेंशन किसको कहा जाएगा? तो न्यू इन्वेंशन के टाइम पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को देखा जाएगा और किसी को नहीं. अगर मैंने 17 तारीख को प्रोविजनल फाइल किया था और आपने 18 तारीख को कंप्लीट फाइल किया है, तो आपके कंप्लीट के सामने प्रोविजनल था, इसलिए उसको देखा नहीं जाएगा जब तक वो कंप्लीट फाइल ना हो तब तक. अब दूसरी बात रही प्रायोरिटी, क्या मुझे मिलेगी? मिलेगी मुझे प्रायोरिटी. किसके लिए? क्लेम C1 के लिए. तो बाकी के क्लेम्स के लिए किसको प्रायोरिटी मिलेगी? आपको प्रायोरिटी मिलेगी C2, C3 एंड C4 के लिए. तो अब फाइनल कंक्लूजन कि पेटेंट किसको मिलेगा? पेटेंट किसी को नहीं मिलेगा. अगर आप और मैं दोनों साथ में मिलकर अगर कोई कोलैबोरेशन करे तब जाके पेटेंट मिल सकता है. उससे डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 91 में. आपने जब चैट में पूरी ये डिटेल्स लिखी थी, उसके नीचे मैंने थोड़ी वॉइस नोट भेजी है, आप एक बार उसको रिफर कर लीजिएगा. शायद आप आज बहुत बिजी रहे होंगे, आपने रिफर नहीं किया होगा. हैव यू रिफर्ड इट? नो, आज तो मैंने नहीं देखा सर. बस उसको मैडम थोड़ा सा सुन लीजिए, उसमें क्लोज किया ही गया है. उसमें ये सारी चीज मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर है. अखिल सर ने शायद उसलिए थम्स अप भी दिया. बाकी किसी ने पढ़ा हो, कोई एक पर्सन जिन्होंने सुना हो ये चीजों को? बाला सर तो आई थिंक सुना ही, बाला सर ने. प्रप्रीत मैडम ने भी सुना है, क्योंकि वो उस तरीके से आंसर दे रहे थे. हाँ, और ये चीज होती है मैडम, ये है ना पॉइंट आते हैं. ओनकार सर, यस सर. हाँ सर, मैंने सुना इसलिए. हाँ, परफेक्ट. और मैडम उसमें है ना आपको एक बहुत बड़ा राज मिलेगा. अब आप सेक्शन नंबर 91 पढ़िएगा. सेक्शन नंबर 91 को समझना बहुत डिफिकल्ट था, बट ये जो आर्ग्यूमेंट हुई वहां से सेक्शन नंबर 91 अच्छा समझ में आ गया. हालांकि ऐसी आर्ग्यूमेंट हम आगे से नहीं करेंगे, वो आपने देख ली. आज आर्ग्यूमेंट हुई कोई मैडम, करेक्ट? तो अब वापस तो समझ में आता है मैडम, वी आर ह्यूमन बींग्स, होती है मिस्टेक्स, करेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग. आई मीन हेल्दी आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज गुड. मेरा सिर्फ ये कंसर्न था कि जो भी अपन डिस्कस करते हैं, इफ यू आर पुटिंग इट समवेयर, वापस जाके अपन देख. जैसे कि अभी आपने बताया कि अपने चैट जीपीटी में, आई मीन इन द चैट यू हैव ऑलरेडी गिवन, आई विल गो एंड लिसन टू इट. इट शुड नॉट कि हम डिस्कस कर रहे हैं और वो वहीं रह जाए, वैसा ना हो. वो तो फिर वो अनक्लियर माइंड होता है ना, फिर वो तो बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है. सही बात है मैडम, आपकी फीडबैक सही है, एंड उसको क्लोज करने की पूरी कोशिश की गई है, और ये भी जो पॉइंट बचा है वो भी कर देंगे. और कोई ऐसी फीडबैक आप देना चाहते हैं जो कल के लिए इम्प्रूवमेंट हो? आई थिंक नो. 11:40 हो रहे हैं, हम इसको एंड करते हैं. कल वापस मिलते हैं और हम जल्दी ट्राई करेंगे कि 11 या 11:15 तक कवर हो जाए, उससे ज्यादा ना जाए ये सेशन. हैव अ नाइस डे. जय हिंद and wish you a very inspiring tomorrow again.
जय हिंद सर।